Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. Today we are going to start the second test of NCERT chapter number 4 and 6, and this is very important for the UPSC and UPPSC. One-liner test series. This is the second test of the NCERT modern history. The first question of the test is what were three pillars of British administration? ब्रिटिश प्रशासन के तीन कौन से स्तंभ माने जाते हैं? ब्रिटिश प्रशासन के तीन स्तंभों के नाम बताने हैं. द थ्री पिलर्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? भारतीय नागरिक सेवा के पितामह किसे कहा जाता है? इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, विच सर्विस बिकेम द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश इंडिया? कौन सी सेवा दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी सेवा बनी, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी जो है इसी सेवा को दी जाती थी? आपको बताना है कि ये कौन सी सर्विस है. को साइड से दिलवा दीजिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हु एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्विस इन 1800 AD? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज वो था जिसमें सिविल सर्विस के लिए बेसिकली ट्रेनिंग दिए जाने के लिए जो है ये कॉलेज बनाया था. किसने बनाया था ये कॉलेज? 1800 ईस्वी में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट विलियम कॉलेज रिप्लेस्ड बाय विच कॉलेज इन इंग्लैंड? देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज को ट्रेनिंग के लिए बनाया तो गया था, लेकिन ट्रेनिंग उसमें हुई नहीं थी, बल्कि उसकी जगह पर अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में एक कॉलेज बनाया था. उसका नाम बताना है आपको. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. फोर्ट विलियम कॉलेज ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो पाई, जबकि ट्रेनिंग उसकी इंग्लैंड में हुई. तो इसमें आप समझ जाइएगा कि सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग किस कॉलेज में हुआ करती थी इंग्लैंड में, वो क्वेश्चन है ये. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, गाइज. चार्ल्स ग्रांट वॉज द डायरेक्टर ऑफ विच बॉडी ऑफ द BEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है एक डायरेक्टर थे चार्ल्स. आपको बताना है कि वो किस बॉडी के डायरेक्टर थे. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आप लोगों को पता होना चाहिए. आप सभी एजुकेटेड हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, गाइज. हु गेव दिस स्टेटमेंट? किसने ये है स्टेटमेंट दिया है कि एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट? जो भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता है या फिर जो भी हिंदुस्तान व्यक्ति है वो भ्रष्ट है. नेटिव. हिंट मैं आपको दे देता हूं, गवर्नर जनरल ही हैं जिन्होंने कहा है. क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है या फिर लिखा है इसके बारे में कि दिस इज द स्टील फ्रेम टू विच सर्विस? किस सेवा को स्टील फ्रेम कहा जाता है? आज तक कहा जाता है. स्टील फ्रेम मतलब स्टील का बना हुआ एक कवच, इस्पात का बना हुआ एक कवच के रूप में कार्य करती है ये सेवा. किस सेवा के बारे में स्टील फ्रेम कहा गया है? किस सेवा को स्टील फ्रेम कहा गया है? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉज 311,400. ठीक है, 1857 में जो टोटल आर्मी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो 3,11,400
11,400 सैनिकों की थी। हाउ मेनी सिपोए वर बिलोंग टू इंडिया इन 1857, इसमें से कितने सिपोए सिपाही भारत से ताल्लुक़ रखते थे या भारतीय थे? ठीक है, बताना है आप। क्वेश्चन नंबर 10, हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर पोस्ट इन ब्रिटिश आर्मी वॉज। ब्रिटिश आर्मी में सबसे बड़ी उपाधि या फिर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी दी जाती थी? बड़ा चर्चा में रहता है ये क्वेश्चन। उससे ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं जा सकता था ब्रिटिश आर्मी में। ये नहीं कि भाई आर्मी चीफ बन रहे हैं या फिर नेवी चीफ बन रहे हैं, मेजर बन रहे हैं, ये कुछ नहीं। इस पोस्ट से आगे नहीं बढ़ सकता था कोई भी भारतीय। उस पोस्ट का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, थर्ड पिलर ऑफ द ब्रिटिश रूल एंड हु इज द फादर ऑफ इट्स पिलर। जो 3 पिलर आपका पहला क्वेश्चन था, जो 3 पिलर थे उसमें से तीसरा पिलर कौन सा है और उसके पितामह कौन से हैं, मतलब उसके फादर कौन से? दोनों ही लिखना है नाम जी। पहले तो पिलर का नाम लिख लो, उसके बाद उसके फादर कौन से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 says ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस। ब्रिटिश सरकार ने एक नया न्याय पद्धति जो है लॉन्च की। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैसे यह है पुराने भारतीय न्यायिक प्रणाली से अलग प्रणाली थी। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रिटिश आर्मी के सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, और पुराने जुडिशियल सिस्टम में क्या था? सबसे बड़ा डिफरेंस लिखना है आपको। डिफरेंस बहुत सारे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही आप। सबसे बड़ा लिखेंगे, नंबर पूरा मिल जाएगा। कोई एक डिफरेंस लिखेंगे, आधा नंबर मिलेगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इसमें क्यों नहीं कर रही हो? सर मैं क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, हु एस्टैब्लिश्ड न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत में न्याय प्रणाली की स्थापना किसने की है? गवर्नर जनरल का नाम लिखना है। थर्टीन है सर, 13वां। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल सेपरेटेड द पोस्ट ऑफ सिविल जज एंड कलेक्टर। किस गवर्नर जनरल ने सिविल जज की पोस्ट और कलेक्टर की पोस्ट अलग अलग कर दी थी? इस गवर्नर जनरल से पहले भारत में कलेक्ट्री का काम और जुडिशरी का काम एक ही था, लेकिन ये गवर्नर जनरल आया, इसने सिविल जज का काम अलग कर दिया, कलेक्टर का काम अलग कर दिया। ये कौन सा गवर्नर जनरल है? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी। इंडियन जजेस कोल्ड एज बाय विच वर्ड इन ब्रिटिश रूल। किस शब्द के द्वारा जो है ब्रिटिश या भारतीय जजों को या फिर न्यायाधीशों को पुकारा जाता था ब्रिटिश रूल में? भारतीय जितने भी जज हुआ करते थे उनको एक शब्द के नाम से जाना जाता था। मैं बता दूं कि 2 शब्द के नाम से जाना जाता था। 2 में से एक भी लिख दोगे सही आंसर होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है दोनों शब्द।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट इन 1831? 1831 में किस गवर्नर जनरल ने प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील को, मतलब जो अपील हम प्रोविंशियल कोर्ट प्रांतीय न्यायालयों में करते थे, ठीक है, और सर्किट में करते थे, उसको हटा दिया। अब इनमें अपील नहीं की जा सकती है। हिंट आपको यह है कि 1831 में कौन सा गवर्नर जनरल होगा, वही इसका आंसर होगा, तो लगा लीजिएगा। कि 1831 में कौन सा गवर्नर जनरल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, नेम ऑफ फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड इन 1865। 1865 में जो भारत के पहले उच्च न्यायालय बने 3, कहाँ कहाँ बने, नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ओके। 18, इंडियन ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम वर डिपेंड्स अपॉन 2 रिलीजियस बुक, नेम ऑफ दीज बुक्स। भारतीय परंपरागत न्यायिक प्रणाली 2 धार्मिक पुस्तकों पर निर्भर करती थी, उन 2 पुस्तकों के नाम बताइए। धार्मिक पुस्तकें हैं ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिकेम हेड ऑफ लॉ कमीशन इन 1835 और 33? 1833 में कौन कानून आयोग का अध्यक्ष बनता है, हेड ऑफ लॉ कमीशन, कानून आयोग का अध्यक्ष। देखिए, लॉ कमीशन की जो ये पोस्ट है ना, ये पोस्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी मिलती है आगे चल के, और 1833 में ये पोस्ट एक कैंडिडेट को भी मिली थी, बड़ा पॉपुलर कैंडिडेट है ये। नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन लीगल सिस्टम अंडर द ब्रिटिश बाय विच कॉन्सेप्ट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। भारतीय विधि तंत्र, लीगल सिस्टम जिसे कहते हैं, ब्रिटिश का भारत में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज भी इसी सिद्धांत पर भारत ने अपना कार्य ये बनाया है। आपको बताना है कि उसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, किस सिस्टम पर, किस कॉन्सेप्ट पर भारतीय ब्रिटिश लीगल सिस्टम कार्य करता है। जिन लोगों की पॉलिटी हो गई है उन लोगों के लिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये है कि किस सिद्धांत पर भारतीय ब्रिटिश लीगल सिस्टम कार्य करता है, ब्रिटिश विधि पद्धति कार्य करती है, वो सिद्धांत का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, टिल विच ईयर British follow the policy of non-interference in religious and social and cultural life of country? किस साल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति किस साल तक अपनाई? किस साल में उन्होंने डिसीजन लिया
कि अब हम सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में भी इंटरफेयर करेंगे भारतों के, वो साल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच हैड बिगन इन विच सेंचुरी? औद्योगिक क्रांति वर्ल्ड में किस सदी में हुई है? उस सदी का नाम लिखना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24। 23। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई? सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया का या पूरे वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड का। द फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर? किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई? क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स एंड मॉडर्न नेशनलिज्म थ्रू विच थ्री फैक्टर्स? कौन से 3 कारकों के माध्यम से फ्रांस की क्रांति ने लोकतांत्रिक भावनाएं और आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी? वो 3 कौन कौन सी फैक्टर्स थे? फैक्टर्स। फ्रांस की क्रांति ने 3 ही चीज़ें दी हैं बस। क्वेश्चन नंबर 25। द नेम एनी 2 राइटर हु गेव रिवोल्यूशनरी थॉट इन फ्रेंच एंड रशियन रेवोल्यूशन? कोई भी 2 ऐसे लेखकों के नाम लिखिए, बताइए, जिन्होंने रसिया और फ्रेंच की क्रांति में क्रांतिकारी विचारों को उत्पन्न किया था। ठीक है, उत्पन्न किया था। कोई भी रशियन रेवोल्यूशन का राइटर लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप कोई भी लिख सकते हैं, बस दोनों ही क्रांति से संबंधित हों। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि 2 किताबें तो मैंने ही डाली हैं, फ्रांस की और रशिया की क्रांति में किन 2 लेखकों ने, कोई भी 2 लेखकों के नाम लिखने हैं जिन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से लोगों को प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 26। A professor stated that, एक प्रोफेसर ने कहा था कि thought to question the validity of their own gods, they questions also the validity of Bible and the truth of its narrative। कि अपने स्वयं के देवताओं की वैधता पर सवाल उठाने के लिए उन्होंने सवाल किया कि बाइबल की वैधता और इसके तथ्य की सच्चाई क्या है। मतलब ये है कि जब क्रिश्चियनिटी फॉलो की जा रही थी बहुत बड़े पैमाने पर, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी बात पर जोर दे रही थी कि भाई आप ईसाई धर्म अपनाइए, ये ज़्यादा साइंटिफिक और तार्किक धर्म है। तो लोग भारतीय जो है इसी बात को पूछते थे कि चलो हमारे देवी देवता या हमारा मजहब जो है झूठा हो सकता है, लेकिन क्या प्रूफ है कि आपका मजहब या आपकी किताब बाइबल पूरी तरह से सच है। ये ब्रिटिशर थे और ये प्रोफेसर हैं एक। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड सती प्रैक्टिस एंड इन विच ईयर? किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम को हटाया, सती प्रथा को, और किस वर्ष हटाया? दोनों चीज़ें आधे आधे नंबर की।
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नेम एनी थ्री किंग्स है, थ्री किंग्स हु मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू एबोलिश सती प्रैक्टिस इन इंडिया। भारत के वो 3 कौन से राजा हैं जिन्होंने सती प्रथा को हटाने का एक असफल प्रयास किया था। ठीक है, ऐसे तो 5 से भी ज़्यादा राजा हुए हैं जिन्होंने सती पर जो है, सती प्रथा पर आवाज़ उठाई थी, लेकिन कोई भी 3 नाम लिख दीजिए चल जाए। Now question number 29. Prohibition of infanticide passed in 1795. In which year it implemented and which Governor General implemented it? इन्फेंटिसाइड पर प्रोहिबिशन पर जो अधिनियम बना था 1795 में बना था। ठीक है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं हम, इन्फेंटिसाइड। लेकिन ये 1795 में बनने के बाद में किस वर्ष इम्प्लीमेंट हुआ, क्रियान्वित हुआ, उस वर्ष का नाम लिखना है, और किस गवर्नर जनरल ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए एक कानून आया था, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया है उन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या होती थी। राजा जयसिंह भी इसके खिलाफ थे। आपको बताना है कि वो गवर्नर जनरल कौन है जिन्होंने इस पर कानून बनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. The British government passed an act enabling Hindu widow to remarry in which year? तो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह कब पास हुआ है? नाउ क्वेश्चन नंबर 31. In 1781 Warren Hastings established a madrasa in which city? 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना की थी। किस वर्ष की है, मतलब किस शहर में की है? ये मदरसा किस शहर में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था? (1781) में। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी established in 1791 by? वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में होती है, किसके द्वारा? 1791 में संस्कृत कॉलेज वाराणसी में कौन सा गवर्नर जनरल बनवाता है? 1791। Now question number 33 guys. Through which charter act British government began promotion of modern sciences? of गायब है। किस चार्टर अधिनियम के बाद में या फिर आ जाने के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में आधुनिक विज्ञान को प्रोत्साहन दिया शिक्षा में? उसका एक्ट का नाम लिखना है आपको, चार्टर एक्ट। मॉडर्न एजुकेशन या मॉडर्न साइंस की बात कही गई पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34. हु स्टेटेड दैट? किसने कहा था ओरिएंटल लर्निंग कंप्लीटली इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग? भारत की जो परंपरागत किताबें हैं या ज्ञान हैं
वो यूरोपियन ज्ञान से बहुत निम्न है या तुच्छ है। किस कैंडिडेट ने ऐसा भारतीय शिक्षा के लिए या ज्ञान के लिए कहा था? क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। विच इंडियन रिफॉर्मर stated that the key to treasures of scientific and democratic thought of the modern West about education। किस भारतीय सुधारक ने, याद रखना भारतीय है ये कैंडिडेट, उसने कहा था कि अगर हमें साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक थॉट जनरेट करने हैं तो उसकी सिर्फ एक ही कुंजी है और वो है मॉडर्न वेस्ट एजुकेशन। ठीक है, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचार को लाने के लिए देश में सिर्फ एक ही कुंजी है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं। और ये भारतीय कैंडिडेट है, सुधारक है, बड़े पॉपुलर रहे हैं ये कैंडिडेट। इनका नाम लिखिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू, निस्पंदन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। याद रखिएगा ये निस्पंदन का सिद्धांत जो है कांग्रेस ने भी अपनाया था जब कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये हिंट है, आप लोगों ने अगर स्टोरीज सुनी होंगी तो इसका आंसर लगा देंगे आप। तो सर दो चीजों में अप्लाई हुई थी ना ये। यस, आपको बताना है कि अंग्रेजों ने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को किस में लगाया। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 की तरफ। हाँ जी, किसने स्टार्ट किया था उसका नाम लिखना है? नहीं, किससे संबंधित है ये, किस क्षेत्र में लगाया है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 गाइज, वुड्स डिस्पैच केम इन विच ईयर? ठीक है, वुड डिस्पैच किस साल आया? हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? और इस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कौन थे? उन्हीं के नाम पर तो वुड डिस्पैच पड़ा है। इनका नाम लिखना है आपको, पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि आधा नाम तो मैंने बता ही दिया। वुड डिस्पैच किस वर्ष आया और उस समय डायरेक्टर ऑफ बोर्ड कौन, कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो जो भी डायरेक्टर हैं उन्हीं के नाम पर ये वुड डिस्पैच पड़ा है। नाम लिख दीजिए, पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 38, हु बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1858? 1858 का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का पहला छात्र भारतीय जो स्नातक की परीक्षा पूर्णता करता है, उत्तीर्ण, कौन था वो? लीजेंडरी पर्सनैलिटी है गाइज। नाम याद नहीं आ रहा, वैसे पता है। नेम कुछ लिख दो उससे लिखो, आप कुछ भी लिखो क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, लिखना तो चाहिए ही, स्किप करने का तो सवाल नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी परसेंट इंडियंस वर इलिटरेट इन 1911? 1911 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग असाक्षर थे? सर परसेंटेज में लिखे या नंबर? नहीं, परसेंटेज में लिखे जाएगा, नंबर्स लगभग करके लिख देंगे। लगभग में ही लिखोगे तो ज़्यादा सेफ है। जी, इलिटरेट कितने परसेंट लोग इलिटरेट थे? इलिटरेट ज़्यादा थे, मैं आपको बता दूं, असाक्षर ज़्यादा थे, साक्षर कम थे। यही हिंट है आपके पास। सर हमने लिटरेटी पे पूछा है ना? हाँ, इलिटरेट ही पूछा हमने। ऐसा नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी परसेंट इंडियन वुमेन वर इलिटरेट इन 1921? बहुत ही मधुर क्वेश्चन है ये। 1921 में कितनी प्रतिशत महिलाएं
असाक्षर थीं, असाक्षर, अनपढ़। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने परसेंट महिलाएं असाक्षर थीं। ठीक है। कुछ पहला वाला जो था वो लिटरेट। इलिटरेट ही है मैडम, हाँ उसको अच्छा सुनाई नहीं दे रही। कोई प्रॉब्लम नहीं, इलिटरेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, किस मुस्लिम लीडर ने कहा है, ध्यान से, विच मुस्लिम लीडर स्टेटेड दैट इवन नेटिव्स ऑफ द हाइएस्ट रैंक नेवर came into the presence of official but an inward fear and trembling। किस मुस्लिम नेता ने यह कहा कि यहाँ तक कि सर्वोच्च पद के अधिकारी भी कभी अधिकारियों की उपस्थिति में नहीं आए, लेकिन एक आंतरिक भय और कांपना उनके अंदर रहता है। ये भारतीय हैं, अच्छा खासा रुतबा है इनका आज भी। विचारधाराएं कभी नहीं मरती। क्वेश्चन नंबर 42, द एनेक्सेशन ऑफ अवध वॉज अंडर विच गवर्नर जनरल। अवध को किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश भारत में मिलाया था। ठीक है, वो गवर्नर जनरल कौन था जिसने अवध को ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया। बड़ा खतरनाक आदमी था। पूरा नाम ना पता हो तो कुछ भी लिखिए, लिखना तो आपके लिए ज़रूरी है। इसे कौन नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 43, हिंट दे दो। हिंट बस यही है कि काफ़ी खतरनाक आदमी था। क्वेश्चन नंबर 43, द ब्रिटिश रिफ्यूज टू पेंशन टू विच पेशवा। ब्रिटिशर्स ने किस पेशवा को पेंशन देने से मना कर दिया था। और ये जो पेशवा है फिर क्रांतिकारी आदमी बन जाता है। ठीक है, उनसे पेंशन नहीं मिली। स्टोरी में जो है मैंने इसी बात को कहा है आपसे। ठीक है, कि भाई फला आदमी पेंशन के लिए लड़ रहा था, झांसी की रानी अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ईयर गवर्नमेंट enacted a law which enabled a convert to Christianity to inherit his ancestral property। किस वर्ष में सरकार ने यह कानून बनाया कि जिसने ईसाई धर्म में परिवर्तन को अपनी जिसने नहीं बनाया है, नहीं अपनाएगी, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। ये कानून किस वर्ष आया था। ठीक है, और याद रखना कि 1857 से पहले ही आएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट कानून जो रहा, ये एक इम्पोर्टेंट कोज भी रहा था 1857 विद्रोह के आसपास में। तो 1857 के विद्रोह से पहले की बात है गाइज, ये किस वर्ष आया है। क्वेश्चन नंबर 45 गाइज, अंडर विच एक्ट द प्रोविजन केम दैट एवरी न्यू रिक्रूट अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज। किस अधिनियम के अनुसार, मतलब कौन सा वो अधिनियम था और कब आया था वो, जब भारतीयों को आर्मी में आर्मी में सेवा देने से पहले किसी दूसरे देश में सेवा देनी पड़ेगी। उन्हें जो है किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, समुद्र पार करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण रहा था 1857 के रिवोल्ट में, क्योंकि भारत में जो बेसिकली ब्राह्मण कास्ट है उसमें फॉरबिडन है, और कुछ अपर कास्ट में भी समुद्र को छूना या फिर पार करना फॉरबिडन है, मना करना है, उसको मना ही है। तो वो एक्ट कब आया, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी कर दिया कि प्रत्येक आर्मी कैंडिडेट दूसरे देश में सेवा देगा। हिंट ये है कि 1857 से पहले ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 46,
हाउ मेनी बटालियंस रिवोल्टेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सैलरीज एंड भत्ता, कितनी बटालियंस ने सैलरी और भत्ता के नाम पर मतलब जो कंपनसेशन मिलता है, सैलरी और भत्ता के नाम पर रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, कितनी बटालियंस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के विद्रोह का इमीडिएट आकस्मिक कारण क्या था। देखिए, एक तो होता है लॉन्ग टर्म कोज और एक होता है इमीडिएट कोज। ठीक है, इमीडिएट कोज वो कोज है जो तुरंत हो जाए। किस कारण से ये गुस्सा फूट पड़ा या फट पड़ा, रीजन लिखना है। उसका एक रीजन लिखना है, क्या कारण था। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रॉम वेयर रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857, 10 मई 1857 से में ये रिवोल्ट किस जगह से शुरू हुआ था, ये विद्रोह किस जगह से शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 50, हु वॉज द लीडर ऑफ 1857 फ्रॉम ग्वालियर, ग्वालियर से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 51, विच कमांडर फोर्ट अगेंस्ट रानी ऑफ झांसी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा वो सेनापति था, ठीक है, जो रानी की मतलब लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ा था, उस कैंडिडेट का नाम लिखना है। कमांडर यस, उसने ही लिखा है रानी झांसी के बारे में एक बड़ी शानदार लाइन। क्वेश्चन नंबर 52, हु वॉज लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम अवध, अवध से 1857 का नेता कौन था, नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का। अवध, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ लैंड ऑफ मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 52 के दो क्वेश्चन है, 52 ए की तरफ चलते हैं हम लोग। नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफ बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर एक लड़का है अपने माता पिता का, उसके माता पिता का क्या नाम है, माँ भी और पिताजी भी। ठीक है, इतिहास में एक अपना परचम लहरा के गए हैं। बिरजिस कादिर के मम्मी पापा का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 गाइस, कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम वेयर, किस शहर से कुंवर सिंह 1857 के नेता थे। कुंवर सिंह, क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर शाह जफर डाइड इन विच सिटी इन 1862। 54 रह गया है गाइज। नेम एनी टू प्रिंसली स्टेट्स हु हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने वाली प्रांतीय सरकारें या फिर प्रांतीय राज्य कौन से थे। दो, मैं आपको बता दूं 6-7 हैं वो, लेकिन आपको सिर्फ 2 लिखने हैं जिन्होंने मदद की थी। ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने मदद ही की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1857 के विद्रोह में, ज़्यादातर ने, मगर ज़्यादातर ने।
एक तो बड़े चर्चा में रहे पिछले कुछ दिनों पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर शाह जफर डाइड इन विच सिटी इन 1862। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट थे, वो किस शहर में जाकर उनकी जो है डेथ होती है, वो शहर का नाम लिखना है आपको। चर्चा में रहता है ये शहर। क्वेश्चन नंबर 56, नाना साहब डिफीटेड एट कानपुर। नाना साहब कानपुर में हारे गए। एंड एस्केप इन द फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री इन विच ईयर। तो नाना साहब हारने के बाद किस देश के जंगल में भाग जाते हैं और किस वर्ष। डेट भी लिखनी है? यस, डेट नहीं लिखनी, ईयर लिखना है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 गाइज, तातिया टोपे escaped in which part of India in which year। तातिया टोपे भारत के किस हिस्से में भागते हैं और किस वर्ष। हिंट ये है, ये और ये एक ही वर्ष में भागते हैं। एक ही जगह भागते हैं? नहीं, वो किसी दूसरे देश में भागते हैं या अपने ही देश में भागते हैं। भागने का मतलब वो नहीं है कि हम इनका जो है मजाक उड़ा रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं। भागने का मतलब है कि एस्केप। क्वेश्चन नंबर 58, हु डाइड इन 17 जून 1858 इन झांसी। झांसी में 17 जून 1858 में किसकी मौत होती है। क्वेश्चन नंबर 59, विच वुमेन रिवेलियन एस्केप्ड इन नेपाल। कौन सी महिला विद्रोही नेपाल चली जाती हैं। 1857 में ये रिवेलियन थी, बड़ी अहम भूमिका निभाई इन्होंने विद्रोह में, और ये नेपाल चली जाती हैं। इनका नाम लिखना है आपको, महिला हैं ये। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ईयर द रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीटली एंडेड। किस वर्ष 1857 का विद्रोह पूर्णतः खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ पंजाब। पंजाब का अंतिम राजा कौन था। पंजाब जो राज्य था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये अपने हाथों में लिया, ध्यान से सुनो प्रश्न को, तो उस समय उसका राजा कौन था। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, नेम ऑफ द रिवर विच बिकेम बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड पंजाब। ब्रिटिश भारत और पंजाब के बीच में कौन सी नदी बॉर्डर के रूप में जिसने काम किया, सीमा के रूप में, वो नदी का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 63, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पंजाब स्टेट। पंजाब राज्य की राजधानी कौन सी थी। हाँ, चंडीगढ़ लिख दो। चंडीगढ़ तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 64 गाइज, विच क्वीन गेव कोहिनूर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किस रानी ने कोहिनूर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया था। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ मैसूर बिफोर हैदर अली। हैदर अली से पहले मैसूर के अंदर किस वंश का राज्य चलता था, उस वंश का नाम क्या है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी।
65. 65. Question number 66. After which Anglo-Mysore War the Treaty of Tiruchirappalli came into existence? किस आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तिरुचिरापल्ली की संधि अस्तित्व में आई? कौन सा था वो? ठीक है, 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, 4 में से कौन सा वो वॉर था जिसमें तिरुचिरापल्ली की संधि अस्तित्व में आई, जिसके बाद? क्वेश्चन नंबर 67 गाइस. टीपू सुल्तान took which title as a democratic king? टीपू सुल्तान ने वो कौन सी उपाधि ली थी जिससे वो एक लोकतांत्रिक राजा दिखता है? What was the name of the title of टीपू सुल्तान, कि जिससे हम कह सकते हैं हाँ कि ये कुछ डेमोक्रेटिक सा है? क्वेश्चन नंबर 68 गाइज. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल? जो स्वतंत्र बंगाल था उसकी राजधानी क्या है? याद रखना, कलकत्ता का तो नाम भी नहीं था इस टाइम. है? क्वेश्चन नंबर 69. ओके, डरो मत तुम, कुछ नहीं कहेगी वो. कुछ नहीं है ऐसा. Question number 68. Now question number 69. Abad was the region between 2 rivers. Name of these rivers. अवध 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है. उन 2 नदियों का नाम लिखना है आपको. इसका जिक्र हमने किया है आप. क्वेश्चन नंबर 71. विच नवाब नोन एज द फादर ऑफ लखनवी कल्चर? किस नवाब को लखनवी संस्कृति का पिता कहा जाता है? जन्मदाता. लखनवी संस्कृति विकसित की उन्होंने अपने एक स्टाइल से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 72. विच मुगल एम्परर गेव दस्तक टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? किस वर्ष किस मुगल सम्राट ने दस्तक दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? सर क्वेश्चन नंबर 71. 1. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लंडर्ड बंगाल इन विच ईयर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कब लूटा? याद रखना कि दैट वाज द डायरेक्ट प्लंडरिंग डन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. है क्या? पैर रख लो ऊपर. क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी. तो बंगाल को कब लूटा है ये लिखना है आपको, बस डेट लिखनी है. और 72 फरमान किस राजा ने जारी किया था और किस वर्ष किया है? दस्तक. नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 73. इन विच ईयर ब्लैक होल इंसिडेंस टुक प्लेस? किस वर्ष ब्लैक होल इंसिडेंस हुआ? एंड हाउ मेनी ब्रिटिशर्स वर डाइड? और इस ब्लैक होल इंसिडेंट में कितने ब्रिटिशर्स मारे गए?
याद होगा ब्लैक होल इंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 74 गाइज, हु वॉज द ट्रीजर ऑफ नवाब एट द टाइम ऑफ सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला के समय उसका खजांची कौन था? खजांची वो कहते हैं जिसके अंडर में खजाना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। हिंट यह है, हिंदू है ये आदमी। क्वेश्चन नंबर 75 गाइस, नेम द रूलर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर इन विच ईयर बैटल टुक प्लेस। तो आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध में किन किन राजाओं ने भाग लिया था और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर, कौन कौन राजा थे वो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कब हुआ था ये युद्ध, पता होना चाहिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76, gave any two results of the treaty of इलाहाबाद in 1765। 1765 की इलाहाबाद की संधि के बाद या संधि के कोई दो परिणाम लिख दीजिए। परिणाम तो बहुत सारे हुए, बस दो परिणाम लिखने हैं आपको कि 1765 की संधि का असर ये हुआ और ये हुआ। इलाहाबाद की संधि थी ये, वर्ल्ड फेमस। क्वेश्चन नंबर 77, सर दो 77, in which year second charter act came into existence। किस वर्ष द्वितीय चार्टर एक्ट अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 78 सॉरी, गिव एनी टू प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग अधिनियम, इसकी कोई दो बातें लिख दीजिए, कोई भी दो बातें। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद आता है अब 79, नेम द 4 न्यू स्टेट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर 4 नए राज्य आए, 4 नए राज्य जो नाम से जाने जाते हैं, नए राज्यों के नाम से। वो 4 नए राज्य कौन कौन से थे? हमने आपको राज्यों को क्लासिफाइड कराया था कि भाई ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये न्यू स्टेट्स हैं, ये हैं। तो आपको 4 नए राज्य बताने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, 4 नए राज्य, उनके नाम लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 80 विच कल्चर केम इन टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ वाजिद अली शाह, स्पेशली इन द सॉन्ग। देखिए, एक तरीके की संगीत की एक नई संस्कृति जनरेट की थी वाजिद अली शाह ने, उस संस्कृति का नाम बताइए आप। मैंने आपको इस क्लास में उसका नाम के साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी लिख कर बताया है, उसका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 81 विच नवाब शिफ्टेड कैपिटल टू फैजाबाद, किस नवाब ने राजधानी फैजाबाद शिफ्ट की थी। नवाब का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 82 हु कंस्ट्रक्टेड चार मीनार एंड मक्का मॉस्क इन हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार और मक्का मॉस्क किस कैंडिडेट ने बनवाया है। आधा नाम भी लिख दोगे तब भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 विजयनगर एम्पायर एंडेड इन 1565 इन विच बैटल। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। 1565 में ये युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम बताना है आपको, उस युद्ध का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 84 नेम द फादर ऑफ डेक्कन आर्मी। दक्कन की सेना का पिता किसे कहा जाता है। किसने जो है दक्कन की सेना को एस्टैब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 85 मलिक अंबर बिलोंग टू विच कंट्री। मलिक अंबर किस देश से ताल्लुक़ रखते थे। नेम द फादर ऑफ डेक्कन आर्मी। मलिक अंबर किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, सॉरी देश से ताल्लुक़ रखते थे। ये देश बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिवाजी के दो गुरु हुआ करते थे। 86 क्वेश्चन देखिए, उन दोनों गुरुओं के नाम लिखने हैं आपको। आधे आधे नंबर के हैं ये गुरु। तो शिवाजी के दोनों गुरु के नाम बताइए। पर्सनैलिटी में हमने आपको डिटेल में लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर 87 गाइस विच ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन राजा जय सिंह एंड शिवाजी। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी ट्रीटी होती है, कौन सी संधि होती है। सर डेट भी लिखनी है। लिख दोगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। वैसे ट्रीटी का नाम ही लिख दो, डेट तो नहीं लिख पाओगे आप। ठीक है, अब देखिए हु वॉज द अमात्य इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। रुक जाओ। मराठा प्रशासन में अमात्य जो शब्द है, अमात्य, वो किस मिनिस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, उस मिनिस्ट्री का नाम लिखना है आपको। उसका नाम नहीं लिखना बल्कि मिनिस्ट्री का नाम लिखना है। ठीक है, किस मंत्रालय के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस मंत्रालय के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 विच गुरु एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज ऑफ गुरुमुखी।
लैंग्वेज ऑफ गुरुमुखी। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लैंग्वेज की स्थापना की है? बड़े इंपॉर्टेंट गुरु हैं ये। क्वेश्चन नंबर 90 गाइस, विच सिख गुरु वेंट चाइल्ड मैरिज सती सिस्टम एंड स्टार्टेड विडो रीमैरिज? किन सिख गुरु ने बाल विवाह सती प्रथा पर रोक लगाई और विधवा पुनर्विवाह करने की बात कही? ये भी एक सिख गुरु रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 91 गाइस, हु एस्टैब्लिश्ड गोल्डन टेम्पल? कौन से गुरु ने गोल्डन टेम्पल की नींव रखी है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर की नींव किस गुरु ने रखी है? क्वेश्चन नंबर 92, विच गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? किस गुरु को औरंगजेब के द्वारा फांसी दी गई? गुरु का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 93, नेम द लिबरल ग्रुप ऑफ सिख पॉलिटी? सिख समुदाय में दो तरीके के समुदाय बने थे, आपको पता है। एक तो बना था एक्सट्रीम, एक बना था लिबरल, उदार। तो उदार समूह, जो सिख राजनीति का उदार समूह है, उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 94, नेम ऑफ एनी टू मिसल्स? कोई भी दो मिसल लिख दीजिए। टोटल हमने 12 मिसल्स कराई हैं, आपको सिर्फ 2 लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 95, ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस बिटवीन एंड व्हेन? अमृतसर की संधि किन किन के बीच में हुई और कब हुई? अमृतसर की संधि बड़ी फेमस है। यस, ये 95 है। क्वेश्चन नंबर 96, विच गवर्नर जनरल मर्ज्ड द सिंध इनटू ब्रिटिश इंडिया एंड व्हेन? किस गवर्नर जनरल ने सिंध को ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया और कब? सिंध को किस गवर्नर जनरल ने मिलाया? क्वेश्चन नंबर 97, विच गवर्नर जनरल सेंट टू आर्मी टू एनेक्स होल पंजाब? किस गवर्नर जनरल ने पूरे पंजाब को जीतने के लिए आर्मी भेजी थी, सेना भेजी थी? क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी, किस गवर्नर जनरल ने पूरे पंजाब को जीतने के लिए आर्मी भेजी थी? क्वेश्चन नंबर 98, नेम द 3 बैटल बिटवीन लॉर्ड डलहौजी एंड पंजाब? लॉर्ड डलहौजी और पंजाब के बीच में जो 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, उनके नाम क्या हैं? 3 बैटल बड़ी फेमस थी जो लॉर्ड डलहौजी ने जो है लिखी थी, आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये 3 बैटल्स पंजाब के बीच में लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 99, पहले बैटल लिख लीजिए आप, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 99, नेम द 2 वाइफ्स ऑफ शिवाजी। शिवाजी की 2 धर्मपत्नियों के नाम बताइए। शिवाजी ने काफ़ी वैवाहिक संबंध बनाए थे, ठीक है, काफ़ी नहीं, सिर्फ 2 के नाम बता दीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 100, वाइफ के नाम लिखना चाहो लिख लो आप लोग, याद करके आराम से। क्वेश्चन नंबर 100, द फादर ऑफ मस्तानी छत्रसाल। मस्तानी के पिताजी का नाम था छत्रसाल। बिलोंग टू विच रीजनल पावर, ठीक है, वो किस रीजनल पावर से ताल्लुक़ रखते थे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्यूशन। देखते हैं 100 क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, व्हाट वर द 3 पिलर्स। 3 पिलर हैं गाइज, सिविल सर्विस, द आर्मी और द पुलिस। ये 3 पिलर हैं इसके, नागरिक सेवा, सेना और पुलिस। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। हाँ जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवा लिखा है तो पूरा नंबर ले लो। हिंदी में प्रशासनिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के पिताजी लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। विच सर्विस बिकेम द हाईएस्ट पेड सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस ही सबसे ज़्यादा पेड वाली है, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, GICS। क्वेश्चन नंबर 4, हु इस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता। तो इनका नाम है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट विलियम कॉलेज रिप्लेस्ड बाय विच कॉलेज इन इंग्लैंड। तो इसका नाम है हैलीबरी कॉलेज इन हैलीबरी। हाँ हाँ वही, आधा ले लो, ठीक है, ठीक है, हैलीबरी कॉलेज लंदन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज, चार्ल्स ग्रांट वॉज द डायरेक्टर ऑफ विच बॉडी ऑफ BEC। तो चार्ल्स ग्रांट जो एजुकेशन के फादर भी हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है, और इनको जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एजुकेशन के डायरेक्टर बनाया गया था इनको, ठीक है, शिक्षा के, ठीक है, डायरेक्टर के रूप में जाना जाता है इनको। कमीशन है इनका आयोग जो है, एजुकेशन कमीशन जो बताया था मैंने आपको उस दिन। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, कोर्ट में थे। लॉ कमीशन लिखा है किसी ने तो भी ठीक है, ठीक है, लॉ कमीशन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हु गेव द स्टेटमेंट एवरी नेटिव ऑफ हिंदुस्तान इज करप्ट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये स्टेटमेंट था गाइस। 8वां, ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड स्टील फ्रेम टू विच सर्विस। तो इंडियन सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम कहा जाता है, आज भी इंडियन सिविल सर्विस को स्टील फ्रेम ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो स्ट्रेंथ जो थी भारतीयों की आर्मी में वो 265,900 थी, 265,900, 2,65,900, 80% के लगभग होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर पोस्ट इन ब्रिटिश आर्मी वॉज, आंसर है सूबेदार, 10th नंबर। 11th है, थर्ड पिलर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड हु इज द फादर ऑफ इट्स पिलर। तो पुलिस जो थी वो इसकी तीसरे पिलर थी, उसके पिताजी थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं।
ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, हाउ इट इज डिफरेंट। तो देखिए पहले न्याय प्रणाली में और नई न्याय प्रणाली में सबसे बड़ा अंतर ये था कि उसमें सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है सर ने लिखा है क्षेत्रीय न्यायालयों की स्थापना और न्याय सभी के लिए नहीं चलेगा। सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, हु एस्टैब्लिश्ड न्यू जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। तो नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई थी भारत में। तो वॉरेन हेस्टिंग वो कैंडिडेट थे जिन्होंने जुडिशियल सिस्टम भारत में स्थापित किया है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, विच गवर्नर जनरल सेपरेटेड द पोस्ट सिविल जज एंड कलेक्टर। तो सिविल जज और कलेक्टर की पोस्ट को अलग करने वाले कैंडिडेट हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन जजेस कॉल्ड एज बाय विच वर्ड इन द ब्रिटिश रूल। तो उनका नाम था, पहला नाम है मुंसिफ, दूसरा नाम है अमीन। ठीक है, इनको कोर्ट ऑफ सर्किट तो वो उसको टाइटल दिया गया है, इनको जाना जो जाता है वो मुंसिफ और अमीन के रूप में जाना जाता है, दो नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन इसमें ये था ना एंशिएंट टाइम और उसमें क्या डिफरेंस था। तो इसमें सर इसमें वो वाला दंड संहिता आ गई थी ना, यही तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वो। हाँ समझ गए। हाँ तो एंशिएंट टाइम से यही तो थी कि वो न्यायालय बन गए थे, दंड संहिता लागू नहीं हुई थी मैडम, तब। न्यायपालिका के अंदर जो दंड संहिता आई है वो बहुत बाद में आई है। ठीक है, 1861 की बात है, हम 1773 की बात कर रहे हैं, 100 साल का अंदर बैठ रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, विच गवर्नर जनरल एबोलिश्ड द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट इन 1831। तो देखिए आंसर इसका जो है बिल्कुल हिंट के साथ आपको दिया था, विलियम बेंटिक। 1831 में विलियम बेंटिक ही थे गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 16 17 की बात करते हैं गाइज। नेम ऑफ फर्स्ट 3 हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1865। ठीक है, तो इनका नाम है तीनों के तीन, जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट। दो लिखे हो तो आधा नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम पर डिपेंड्स अपॉन 2 रिलीजियस बुक्स। देखिए 2 किताबें हैं, एक किताब तो शरीयत है और दूसरी किताब जो है वो है शास्त्र। क्या है? शास्त्र। शास्त्र के अलावा अगर आपने मनुस्मृति लिखा हुआ है तो चल जाएगा। वेद बिल्कुल अलग होते हैं शास्त्रों से गाइस, कुछ नहीं चलेगा, भगवत गीता और कुरान शरीफ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आप हमारी कहानियाँ अच्छे से सुनिए, ये किताबें तो बहुत पवित्र किताबें हैं। सर महाभारत चलेगी नहीं, ठीक, शरीयत इस्लाम में चलेगी और हिंदू धर्म में सिर्फ शास्त्र चलेंगे। शास्त्र की जगह अगर किसी बच्चे ने मनुस्मृति लिख दिया है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, और कुछ नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिकेम हेड ऑफ लॉ कमीशन इन 1833। तो इनका नाम था गाइज लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने, नहीं अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन लीगल सिस्टम अंडर द ब्रिटिश बाय विच कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये गाइज आज के टेस्ट का। ये कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, विधि के समक्ष समता, ये भी हो सकता है इक्वालिटी फॉर ऑल। नहीं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब देखिए विधि के समक्ष समता जो होती है या समानता जो होती है, इसको मैं बता देता हूँ। एक होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको समझाने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले हर एक कैंडिडेट को सज़ा
अलग अलग बेसिस पर दी जाती थी। ब्राह्मण को अलग, ठीक है, वैश्य को अलग, क्षत्रिय को अलग और शूद्र को अलग। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया कॉन्सेप्ट लाई जिसका नाम था इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष समता रहेगी, सजा सबको बराबर होगी। ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 हो चुका है 21 की तरफ। टिल विच ईयर, तो भाई 1813 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया और 1833 के बाद में 13 के बाद में 1813 के बाद में इंटरफेरेंस चालू हुआ। तो डेट है 1813। नहीं नहीं कुछ नहीं, 1800 लिखा तो कुछ नहीं चलेगा 1813। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच हैड बिगन इन विच ईयर या इन विच सेंचुरी। तो गाइज 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में क्या हो गया है? 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई है। ठीक है, देखिए 18वीं सदी के मिड में, ठीक है, 18वीं सदी के मध्य में जो है औद्योगिक क्रांति हुई थी, किताब कहती है ऐसा। तो मिड का मतलब हो गया 1750 के आसपास की बात है। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन विच ईयर। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियों में इसका नाम शुमार है। 1789 to 1799। यस, सही कह रही हैं ये, 1789 से लेकर 1799। और फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स एंड मॉडर्न नेशनलिज्म थ्रू विच 3 फैक्टर। तो वो 3 फैक्टर हैं, लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वलिटी मतलब समानता और फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। ठीक है, ये 3 चीज़ें फ्रेंच की रेवोल्यूशन से मिली। क्वेश्चन नंबर 25 गाइज, द नेम ऑफ 2 राइटर हु गेव रिवोल्यूशनरी थॉट इन फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन। तो देखिए हमारी एक किताब थी रशियन रेवोल्यूशन पर, हमने इस पर वीडियो बनाई। मदर लिखी मैक्सिम गोर्की ने, बड़ी अच्छी किताब है जो रशियन के लिए है। और एक किताब द सिटी ऑफ टेल ऑफ 2 सिटी पर जो है हमने वीडियो बनाई थी, उसके राइटर थे चार्ल्स डिकन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर आपने कुछ नाम और भी लिखे हैं, ठीक है, लेनिन, ठीक है, लेनिन चल जाएगा क्योंकि लेनिन ने भी किताबें लिखी थी उस टाइम पर। ठीक है, एडम स्मिथ दौड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, मैक्सिम गोर्की चलेंगे, बर्थ नहीं चलेंगे, ये लव वाले हैं, ठीक है, ठीक है, ये चल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, विच गवर्नर जनरल एबोलिश सती प्रैक्टिस इन विच ईयर। तो गाइज इसका आंसर है विलियम बेंटिक, बच्चा जानता है। और 27 की 26 माफ कीजिएगा। अ प्रोफेसर स्टेटेड दैट, एक प्रोफेसर ने कहा है, ये कहा है जो लिखा है, ठीक है। तो ये जो प्रोफेसर रहे हैं इनका नाम आप लिख लीजिएगा, अंग्रेज थे ये, H.H. डोडबेल, ठीक है, H.H. डोडबेल। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। 27 गाइस, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था और 1829 में किया है, 1829, ठीक है, याद रखिएगा। 1829 बड़े भारी भरकम चीज़ें रही हैं। 1829 में जो है सती प्रथा का अंत हुआ, 1929 में 100 साल बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, ऐसे याद कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, नेम एनी 3 किंग्स हु मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टुवर्ड्स सती प्रैक्टिस। पहले हैं अकबर, दूसरे हैं औरंगजेब गाइस, और तीसरे हैं पेशवा हैं, जयसिंह हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी हैं, MBT, ठीक है, FST भी हैं, नहीं है, ठीक है, जयसिंह है, नहीं तो कृष्ण रॉय कहाँ गलत है? क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में 29 की तरफ बढ़े। प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड पाइड इन विच ईयर। देखिए
1795 में ये पास होकर 1802 में लागू हुआ और इसको पास करने वाले लोग थे बेंटिक एंड हार्डिंग। दोनों में से किसी का भी नाम लिखा हो सही कीजिए। 1803 अप्रोक्सीमेट ठीक कर दें। बिल्कुल ठीक कर दीजिए, मगर आधा नंबर ही मिलेगा क्योंकि नाम दूसरा भी लिखना है ना, बेंटिक या हार्डिंग। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट इनेबलिंग हिंदू विडो रीमैरिज 1856 में। ठीक है, विद्रोह से ठीक एक साल पहले ये मैरिज एक्ट पास हुआ था 1856। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है। इन 1781 वॉरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा इन विच सिटी। तो कलकत्ता में पहला मदरसा बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 32 गाइज, इन 1781 वॉरेन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा इन विच सिटी हो गया है। 32, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो इनका नाम है जोनाथन डंकन। ठीक है, डंकन लिखा। डंकन चल जाएगा, जोनाथन लिखा वो भी चल जाएगा। 33, वो ना चलो चल दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, थ्रू विच चार्टर एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगन प्रमोशन। 1813 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट। पे अटेंशन, बी सीरियस, ठीक है, डोंट बी मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 34, हु स्टेटेड दैट ओरिएंटल लर्निंग कंप्लीटली इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। मैकाले साहब थे, इन्होंने कहा था। ठीक है, तो भारत की किताब है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडियन रिफॉर्मर स्टेटेड दैट द की ऑफ ट्रेजर। इनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय 35 ये कहा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इज रिलेटेड टू एजुकेशन गाइज। शिक्षा से संबंधित थी कि भाई क्रीमी लेयर को पढ़ा लो, फिर यही हमारे कंट्रोल में होगी। क्या लिखा? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आधा नंबर ले लो। नहीं, एजुकेशन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, वुड डिस्पैच केम इन विच ईयर, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आंसर है गाइज, इनका नाम है चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड इज, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, 1854 इज राइट आंसर। चेक कौन करेगा? ठीक, 1854। क्वेश्चन नंबर 38, हु बिकेम द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1858। ठीक है, इनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको जो है चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। दो नाम है इनके। कुछ नहीं चलेगा ये, नो। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, वंदे मातरम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी परसेंट इंडियन वर इलिटरेट इन 1911। तो 94%, 94% लोग अनपढ़ थे भारत में 1911। 92% चल जाएगा, सही करना। अप्रोक्स। हाउ मेनी परसेंट इंडियन वुमेन वर इलिटरेट इन 1921। देखो 98% महिलाएं अनपढ़ थीं। मैंने 99% अप्रॉक्स डाला है सर। चल जाए। एंड ये है 98% डाला। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, किस मुस्लिम नेता ने ये कहा था? देखो एक ही बहुत महान मुस्लिम नेता हुए हैं, इनका नाम है सर सैयद अहमद खान। 41 सर सैयद अहमद खान गाइज। हाँ ठीक है, तो बताइए आप। 42, द एनेक्सेशन ऑफ अवध बोझ। ठीक है, अवध को कब्जाया था लॉर्ड डलहौजी ने। बहुत साम्राज्यवादी कैंडिडेट थे, इंपीरियलिस्ट, लॉर्ड डलहौजी।
क्वेश्चन नंबर 43, द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड पेंशन। नाना साहेब की पेंशन रुकवा दी थी इन्होंने। 44, विच गवर्नमेंट इनेक्टेड अ लॉ विच इनेबल कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। अच्छा, तो इसका आंसर है 1850 में आया था ये लॉ। सिर्फ अप्रोक्स नहीं चलेगा इसमें, ठीक। 1850 में ये लॉ पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, अंडर विच एक्ट द प्रोविजन केम दैट एवरी न्यू रिक्रूट अंडरटुक टू सर्व इवन ओवरसीज। तो आंसर है इसका 45 है ना ये, 1856, 1856 में हुआ ये काम, ठीक है। उसके बाद से भारतीय सैनिकों को विदेश जाने को अलाउ कर दिया। 46, हाउ मेनी बटालियंस रिवोल्टेड। तो बटालियंस टोटल थी 7 बटालियंस ने रिवोल्ट किया था, 7 बटालियंस ने रिवोल्ट किया था, 7। 47, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट इन 1857। ठीक है, तो रिवोल्ट का जो इमीडिएट कॉज था वो था, ठीक, चर्बी लगे कारतूस, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रीस्ड कार्ट्रेज ऑफ बीफ एंड पिग फैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 गाइज, फ्रॉम वेयर रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। मेरठ। मेरठ है, मेरठ में 10 मई 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है, सही तरीके से। Who was the leader of revolt of 1857 from Delhi? तो बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, Who was the leader of 80? ग्वालियर के नेता रहे हैं, बड़े फेमस हैं, तात्या टोपे। झांसी की रानी से किस कमांडर ने लड़ाई की थी? उनका नाम था सर ह्यूज रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये। 52, Who was leader of revolt of 1857 from अवध? ठीक है, बेगम हजरत महल। 52A, नवाब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ब्रिजेश कादिर। तो ब्रिजेश कादिर का पापा मम्मी का नाम था नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल, ठीक है, दोनों ही आधा नंबर मिलेगा। 53, कुंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट फ्रॉम वेयर। तो कुंवर सिंह जो नेता रहे हैं वो जगदीशपुर से रहे हैं गाइस, और इनका दूसरा नाम मैं बता देता हूं कि अगर आपने जगदीशपुर आरा भी लिखा है, आरा डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट, ओनली आड़ा लिख दो, आरा चल जाएगा, आरा चल जाएगा, पूरी तरीके से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 54, 2 प्रिंसली स्टेट जिन्होंने मदद की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनका नाम है, देखो, सिंधिया ग्वालियर के, ठीक है, इंदौर के होलकर, ठीक, और हैदराबाद के निजाम। सर राजपूत नहीं थे? हैदराबाद के निजाम कश्मीर भी तो था। क्यों सर? है, मराठा नहीं है नहीं, कश्मीर भी तो था शायद। कश्मीर हाँ, क्या? ये वाले क्वेश्चन आंसर जिन्होंने मदद की थी अंग्रेजों की। हाँ, यही है 5, मैंने आपको बता दिया। कश्मीर भी तो था ना। आधा नंबर दे दियो इन्हें, चलो। नहीं, दो आधा की, मैंने दूसरा यही लिखा सिंधिया, तो पूरा एक दो। चलो देखेंगे हम, देखेंगे, चलो एक ही दे दो। सर राजपूत भी थे तो उन्होंने मुझे हेल्प करी थी ना ना। ना? नहीं, मैंने पढ़ा है ये सब। क्वेश्चन नंबर 55, बहादुर शाह जफर डाइड इन विच सिटी? रंगून। 56, नाना साहेब डिफीटेड एट कानपुर। देखिए, नेपाल के जंगल में भाग गए थे नाना साहेब, कब भागे थे? ठीक है, और 1859 में भागे थे, 1859 में भागे नेपाल के जंगल में। सही करके गलत लिखा है मैंने, बता दो। क्वेश्चन नंबर 57, तात्या टोपे एस्केप्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया इन विच सिटी इन विच ईयर? 1859 में भी भागे थे ये भी, सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश के जंगल हैं, झांसी वाला क्षेत्र है, उसमें भाग गए थे।
क्वेश्चन नंबर 58, हु डाइड 17 जून 1858? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई मरी थी इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, नसीब नसीब की बात है ये। 59 क्वेश्चन नंबर 59 59 का क्वेश्चन देखिए, विच वुमेन रिबेलियन एस्केप्ड इन नेपाल? बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। संदीप में तो बेगम लगा है। क्वेश्चन नंबर 61 गाइस, 60 इन विच ईयर रिवोल्ट वाज कंप्लीटली एंडेड? 1859, पूरी तरीके से खत्म। सर मेरी उसमें लिखा हुआ दिसंबर 1858। लगा लो, सही है। दिसंबर की, अरे एक आधी की महीना तो रह जाता है। अगर किसी ने दिसंबर 1858 लगा रखा है तो सही कीजिए, वरना 1859 सही है। ठीक है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ पंजाब? आंसर है इनका दिलीप सिंह। दिलीप सिंह। क्वेश्चन नंबर 62, नेम ऑफ द रिवर विच बिकेम द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड पंजाब? सतलुज। 63, नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पंजाब? लाहौर दिया, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 64, हु वॉज क्वीन? रानी जिंदा, रानी जिंदा। 65, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द डायनेस्टी? बाडियार डायनेस्टी गाइज, बाडियार डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में तिरुचिरापल्ली की संधि हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की जो हुई है वो सेकंड एंग्लो वॉर के बाद में हुई। एक बार देखो जरा, सही है? पक्का बताना बिल्कुल। चलो ठीक है, लिखा लो। वैसे तिरुचिरापल्ली भी लिख लीजिएगा जिनकी, और मैसूर ये बता रहे हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी, इनको भी सही कीजिए। जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बस हो गया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट बंगाल? ठीक है, इसका आंसर है गाइस अलीनगर या अलीपुर, किसी ने भी लिखा हो, सही है। 68, टीपू सुल्तान, इनका नाम है सिटीजन टीपू। नागरिक टीपू की उपाधि ली थी इन्होंने, सिटीजन टीपू। सिटीजन टीपू है ना, ना ना, उससे डेमोक्रेसी नहीं चमकती ना। सिटीजन टीपू। 69, क्वेश्चन नंबर 69 गाइज, अवध वॉज द रीजन बिटवीन द टू रिवर्स? ठीक है। 68, अलीनगर या अलीपुर लिखा हो, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, अवध किन दो नदियों के बीच में था? ठीक है, एक तो था कर्मसारा रिवर और दूसरा है कन्नौज, गोदावरी रिवर नहीं, गोमती रिवर। 70, विच नवाब एज द फादर ऑफ लखनवी कल्चर? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। 70, 71, BC plundered Bengal in which year? 1698, 1698 में बंगाल को लूटा। 72, फरक्सियर ने ये उपाधि दी, मतलब ये दिया था दस्तक, और 1770 में दिया, 1717 में दिया था, 1717 में। ठीक है। 73, इन विच ईयर ब्लैक होल इंसिडेंस टुक प्लेस? तो 1756 में ये ब्लैक होल इंसिडेंस हुआ था, 100 लोग मरे थे इसमें। गलत है पूरा। टोटल थे 123। सर 143 थे टोटल, और आपके जो मरे थे वो 123 बताए थे। आप हमारा गलत नहीं कर सकते। अरे यार ठीक कर लियो जरा, शांति से निकला। 123 कैसे ही करो? आंसर 100 अगर किसी ने लिखा है और 123 लिखा है तो सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन सही
हु वॉज द ट्रीजर ऑफ नवाब एंड द टाइम ऑफ सिराज उद्दौला? तो देखिए 74 राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर कौन रहे हैं? इसके खजांची रहे हैं सिराज उद्दौला। क्वेश्चन नंबर 75, नेम द रूलर्स ऑफ पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 में 1764 में ये युद्ध होता है। ठीक है, 3 राजा इसमें शामिल होते हैं, शाह आलम, मीर कासिम और शुजाउद्दौला। कौन से क्वेश्चन में? 75 है। 1765 में हुआ था ये। 64 है, 1764 जो बोल रहे हैं शांति से सुने। 1764 में हुआ 3 राजाओं के बीच में। राजा का नाम है मीर कासिम, शाह आलम, शुजाउद्दौला। क्वेश्चन नंबर 76, गेव एनी 2 रिजल्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। तो पहली बात तो बनारस बिकेम बफर स्टेट, बनारस बफर स्टेट बन गया। दूसरी चीज, बंगाल में डबल गवर्नमेंट चालू हो गई, द्वैत शासन लग गया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में, हो गया। इलाहाबाद की संधि में ये भी तो बताया था कि जो मुगल के जितने वो शक्तिशाली हो गए थे अंग्रेज, लिखवाया था हमने। हाँ तो लिखा हुआ है तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, इन विच ईयर सेकेंड चार्टर एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? 1813। क्वेश्चन नंबर 78, गिव एनी 2 प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 77 के अनुसार, ठीक है, तो उसमें एक चीज ये हुई कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद में गवर्नर जनरल बन गए। जनरल जो थे वो क्या बन गए? गवर्नर जनरल बन गए। द्वैत शासन का भी लिख सकते हैं। सर नियम और कानून का दस्तावेज भी हो सकता है। हाँ कह सकते हैं, फर्स्ट दस्तावेज हुआ ये। किसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा है बस? ना। क्वेश्चन नंबर 79, नेम द 4 न्यू स्टेट्स। 4 नए स्टेट थे, जाट, सिख, मराठा, त्रावणकोर। सर जाट, एक गलत है, पूरा नंबर दे दो। आधा, जाट, सिख, मराठा, त्रावणकोर। क्वेश्चन नंबर 80, तो इनका नाम था जो स्टार्ट हुआ था नवाब वाजिद अली शाह। भेरबी ठुंगरी, बाद में बना लेना जशन, ठीक है। द्रुपद शैली थी, जिन्होंने द्रुपद शैली लिखा उन्हें आधा नंबर दीजिएगा, और जिन्होंने भैरवी धुंगरी लिखा है उन्हें पूरा 1 नंबर। जिन्होंने घराना लिखा है वो सर जिन्होंने धुमे लिखा है, आधा नंबर दीजिए। जिन्होंने बस लखनवी कल्चर लिखा है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ नहीं। 81, क्वेश्चन नंबर 81, विच नवाब शिफ्टेड कैपिटल टू फैजाबाद? शुजाउद्दौला, ठीक है। 82, हु कंस्ट्रक्टेड चार मीनार? नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर एम्पायर, बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा जो 1566 में हुई थी, इसके बाद विजयनगर एम्पायर खात्मा। 83 का ही है। यस। 84, नेम द फादर ऑफ डेक्कन आर्मी। ठीक, अगले आंसर लिखा था मैंने, मलिक अंबर। मलिक अंबर डेक्कन के फादर माने जाते हैं, आर्मी के फादर। मलिक अंबर बिलोंग टू विच कंट्री? इथोपिया के थे ये, बिल्कुल हब्सी टाइप काले, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86, नेम द 2 गुरु ऑफ शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के 2 गुरु जो रहे हैं उनमें से पहला नाम आता है गुरु रामदास और दूसरा नाम आता है दादोजी कैंडऊ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, विच ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन द राजा सवाई एंड शिवाजी? तो 87 का आंसर है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। 1665 में हुई थी ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें डेट नहीं मांगी थी ना? नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। हाँ पूरा मिलेगा। ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसी ने भी लिखा है, पूरा मिल। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द अमात्य इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? फाइनेंशियल मिनिस्ट्री।
फाइनेंस मिनिस्ट्री अमात्य के रूप में जानी जाती थी। 89 विच गुरु स्टैब्लिश लैंग्वेज ऑफ गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 89 आंसर है गुरु अंगद। गुरु अंगद ने गुरुमुखी भाषा का स्थापना किया है। क्वेश्चन नंबर 90 सती सिस्टम और ये सब चीज़ें जो लेकर आए हैं उनका नाम है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 91 हु स्टैब्लिश गोल्डन टेम्पल। तो गुरु अर्जन देव स्टैब्लिश्ड। कौन से नाम है? अर्जन देव। क्वेश्चन नंबर 91 हु स्टैब्लिश्ड 92 विच गुरु एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया था औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर, सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने यही किया था। क्वेश्चन नंबर 93 नेम द लिबरल गुरु ऑफ सिख पॉलिटी। ठीक है, ग्रुप तो वो था बंदई। ठीक है, एक कौन सा है? खालसा। खालसा इज अ एक्सट्रीमिस्ट, बंदई लिबरल। 94 नेम एनी 2 मिसल्स। तो एक मिसल आपने लिखी होगी रणजीत सिंह की। सर कितने टाइम लगेगा? शुक्र चकिया, बस छोड़ने वाला हूँ। आलूवालिया और सुपर। और दूसरी मिसल है आलूवालिया। 94 के बाद 95 ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस बिटवीन एंड व्हेन। तो 1809 में ये ट्रीटी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा रणजीत सिंह के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 विच गवर्नर जनरल मर्ज द सिंध इनटू ब्रिटिश इंडिया एंड व्हेन। गवर्नर जनरल क्वेश्चन नंबर 95 है 1809 राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 96 विच गवर्नर जनरल मर्ज सिंध। तो आंसर है इसका लॉर्ड एलनबर्ग 1843। 96 का जी। लॉर्ड एलनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 97 विच गवर्नर जनरल सेंट टू आर्मी एनेक्स द होल पंजाब। ठीक है, आंसर है गाइज इसका लॉर्ड डलहौजी। यस। क्वेश्चन नंबर 98 नेम द 3 बैटल बिटवीन लॉर्ड डलहौजी एंड पंजाब। ठीक है, तो 3 बैटल थी। बैटल ऑफ रामनगर, ठीक है, बैटल ऑफ चिलनबाला, बैटल ऑफ गुजरात। सर कौन कौन सी? बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ गुजरात। बैटल ऑफ चिलनबाला। ठीक है, सर 97 का आंसर। 97 का आंसर बताया लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 99 शिवाजी की 2 पत्नियों के नाम बताने हैं। ठीक है, एक का नाम था सुकराबाई, दूसरी का नाम था पुतलीबाई और तीसरी का नाम था साई भोसले, चौथे का नाम था सोयराबाई। ताराबाई था। सर आपने साई बाई लिखा था, पुतली बाई बोलकर। ठीक है, बस ठीक है। ताराबाई थोड़ी ना कोई थी ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। द फादर ऑफ मस्तानी छत्रसाल बिलोंग टू विच रीजनल पावर। बुंदेलखंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ आपका एनसीईआरटी का मॉडर्न इंडिया का दूसरा टेस्ट समाप्त होता है। थैंक यू, जय हिंद।